आज की इस वीडियो में पढ़ते हैं सेलों का समूहन। सेलों का समूहन क्या है? यानी कि किसी विद्युतीय परिपथ में उच्च प्रवृत्ति की विद्युत धारा प्राप्त करने के लिए हम लोग सेलों को श्रेणी क्रम, समानांतर क्रम एवं मिश्रित क्रम समूहन में जोड़ते हैं। हमने पिछले वीडियो में पढ़ा प्रतिरोधों का संयोजन, यानी कि प्रतिरोधों को हम लोग किस प्रकार से जोड़ते हैं, प्रतिरोधों को क्यों जोड़ते हैं। तो चूंकि हम जानते हैं कि किसी विद्युतीय परिपथ में जब धारा का मान अत्यधिक हो जाता है तो उस धारा के मान को नियंत्रित करने के लिए हम लोग प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम और समानांतर क्रम में जोड़ने के लिए सीखे। यानी धारा के मान को नियंत्रित करने के लिए हम लोग प्रतिरोधों को जोड़ते हैं। और जब परिपथ में अत्यधिक धारा प्रवाहित करना हो तो हम लोग सेलों को जोड़ते हैं। यानी कि अत्यधिक धारा प्रवाहित करने के लिए, उच्च प्रवृत्ति की धारा प्रवाहित करने के लिए सेलों का समूहन किया जाता है, और विद्युत धारा के मान पर नियंत्रित करने के लिए प्रतिरोधों का संयोजन किया जाता है। यानी कि आप लोग को सेलों के समूहन आप लोग का 3 प्रकार के होता है। एक होता है श्रेणी क्रम समूहन, एक होता है समांतर क्रम समूहन और एक होता है मिश्रित क्रम समूहन। लेकिन सेलों का समूहन जानने के लिए आप लोग को प्रतिरोधों के समूहन का कुछ कंसेप्ट का होना जरूरी है। तो आइए हम सबसे पहले जानते हैं इसका कुछ बेसिक पॉइंट क्या है, जिसके माध्यम से आप लोग सेलों का समूहन बड़ा ही आसानी तरीका से समझ सकते हैं। वो आप लोग का पहला कंसेप्ट है प्रतिरोधों का संयोजन। तो हम पढ़े हैं प्रतिरोधों के संयोजन में, यानी पहले हम इसमें जानते हैं, एक आप लोग को पढ़ाया गया है श्रेणी क्रम संयोजन और एक पढ़ाया गया आप लोग का समांतर क्रम संयोजन। समांतर क्रम संयोजन यानी कि जो आप देख रहे हैं श्रेणी क्रम यहां लिख सकते हैं संयोजन, एक पढ़ाया गया है समांतर क्रम संयोजन। ये दोनों आप लोग का कंसेप्ट याद रखना है। श्रेणी क्रम संयोजन और समानांतर क्रम संयोजन में हमने आप लोग को एक स्पेशल केस फार्मूला पढ़ाया था। यदि R1 बराबर R2 बराबर R3 बराबर R मान लिया गया, तो इसका श्रेणी क्रम में हम फार्मूला लिखे थे। श्रेणी क्रम में हम बताए थे इसका आप लोग को R बराबर N इंटू आर। ये जो फार्मूला जो आप लोग देख रहे हैं N इंटू आर, R बराबर, यह आप लोग का R बराबर N इंटू आर फार्मूला इस प्रकार से आता है। जैसे देखिए, यह भी आप लोग का R है, R1 भी छोटी r है, R2 भी छोटी r है और R3 भी छोटी r है। यानी सबका मान एक समान होता है। तो इसका इक्विवेलेंट निकालने के लिए, समतुल्य प्रतिरोध निकालने के लिए हम लोग फार्मूला पढ़े थे R बराबर N इंटू आर। और समानांतर क्रम संयोजन में पढ़े हैं R1 बराबर R2 बराबर R3। यदि R1 भी R हो, R2 भी R हो, R3 भी R हो, तो इसका फार्मूला निकाले थे हम लोग। उसमें हम लोग n से गुना कर रहे थे, इसमें हम लोग कर देते हैं n से भाग। ये कंसेप्ट आप लोग को याद रखना है। एक कंसेप्ट आपको ये याद रखना है, एक श्रेणी क्रम वाला फार्मूला याद रखना है। अब हम आगे बढ़ते हैं सेलों के समूहन का प्रकार। सेलों का समूहन आप लोग का 3 प्रकार का होता है। एक आपका होता है श्रेणी क्रम समूहन, एक होता है समानांतर क्रम समूहन, एक होता है मिश्रित क्रम समूहन। तो सबसे पहले हम जानते हैं श्रेणी क्रम समूहन क्या है। श्रेणी क्रम समूहन किसे कहते हैं? श्रेणी क्रम समूहन से प्रवाहित विद्युत धारा का मान यानी कि व्यंजक प्राप्त करते हैं। तो चलते हैं, देखते हैं श्रेणी क्रम समूहन क्या है, इसके परिभाषा और इससे एक फार्मूला सिद्ध करके लाते हैं। वो आप लोग का जैसे हम पढ़े हैं I बराबर E बट्टा R, ठीक उसी प्रकार से हम लोग इसमें फार्मूला एक सिद्ध करके लाएंगे I बराबर NE बटा R प्लस NR। यह आप लोग का श्रेणी क्रम समूहन। इस श्रेणी क्रम समूहन हम लोग देखते हैं कि प्रथम सेल का
ऋण ध्रुव और दूसरे सेल का धन ध्रुव। पुनः अगले सेल का ऋण ध्रुव और उसके बाद वाले सेल का धन ध्रुव। जब इस प्रकार से बहुत सारे सेल जुड़े होते हैं तो अब हम लोग बोलते हैं इसे श्रेणी क्रम संयोजन। जैसा कि आप लोग यहाँ देखिए इस प्रकार से जोड़ा गया है, यानी कि प्रथम जो आप सेल देख रहे हैं, ये प्रथम सेल के आंतरिक प्रतिरोध आपका छोटी आर है, और दूसरा जो सेल देख रहे हैं इसका भी आंतरिक प्रतिरोध आप लोग का आर है, और इसका भी आंतरिक प्रतिरोध आप लोग का आर है। जब इसमें एंड सेल जोड़ दिया जाता है, यानी बहुत सारे जब सेल जोड़ दिए जाते हैं इसी प्रकार के, यानी कि प्रथम सेल का ऋण ध्रुव और दूसरे सेल का धन ध्रुव, फिर उसके बाद देखते हैं दूसरे सेल का ऋण ध्रुव और तीसरे सेल के धन ध्रुव से इस प्रकार से संयोजित हो, इस प्रकार से जुड़े हों, तब हम लोग इसे बोलते हैं सेलों का श्रेणी क्रम संयोजन। तो हम जानते हैं सेलों के श्रेणी क्रम संयोजन में प्रथम सेल का भी आंतरिक प्रतिरोध आ रही है और दूसरे सेल का भी आंतरिक प्रतिरोध आ रही है, नहीं प्रत्येक सेल का आंतरिक प्रतिरोध आर है। यदि एक सेल का विद्युत वाहक बल यदि ई हो तो एन सेल का विद्युत वाहक बल आपका एन ही हो जाएगा। यदि एक सेल का आंतरिक प्रतिरोध आप लोग का आर है तो एन सेल का आंतरिक प्रतिरोध यहाँ पर एन इंटू आर हो जाएगा। यहाँ पर एन इंटू आर इसीलिए होगा जैसे कि हमने अभी आप लोग को पढ़ाया सेलों के श्रेणी क्रम में जब सभी प्रतिरोध का मान जब एक समान होता है और उसका समतुल्य प्रतिरोध निकालना हो तो हम लोग अभी यहाँ पर बताएं आर बराबर होता है एन इंटू आर। यानी कि जब आप लोग को श्रेणी क्रम में जुड़ा हुआ सब प्रतिरोध आपके एक समान हो तब हम लोग फॉर्मूला लगाते हैं आर बराबर एन इंटू आर। एक सेल का विद्युत वाहक बल ई है तो एन सेल का विद्युत वाहक बल भी आप लोग का ई ही हो जाएगा। चलिए हम आगे देखते हैं इसका फॉर्मूला हम लोग सिद्ध करके किस प्रकार से। देखिए यहाँ आप लोग का सेलों का श्रेणी क्रम समूहन क्या है, इसके परिपथ से प्रवाहित धारा के मान का व्यंजक प्राप्त करें। यानी परिपथ से प्रवाहित धारा के मान का व्यंजक प्राप्त करते हैं तो हम लोग क्या देखते हैं कि हम लोग लिखे हैं परिपथ में जुड़े सेल का विद्युत वाहक बल ई है। ये जो आप लोग देख रहे हैं परिपथ में जुड़े सेल का विद्युत वाहक बल आप लोग का ई है और परिपथ से प्रवाहित धारा जो आप देख रहे हैं आई है। यहाँ इस प्रकार का एरो है, एरो इस प्रकार के इसीलिए दिया गया है, ये आप लोग का पॉजिटिव है, ये आप लोग का निगेटिव है। यानी कि विद्युत धारा का प्रवाह उच्च विभव से निम्न विभव की ओर होता है, लेकिन सेल के अंदर विद्युत धारा का प्रवाह निम्न विभव से उच्च विभव की ओर होता है। यानी जैसे मान लिया जाए आप लोग का सेल है, अगर आप लोग का सेल के अंदर जो इसके अंदर जो दिख रहे हैं निगेटिव है पॉजिटिव है, या आप लोग का परिपथ है, तो परिपथ से जो धारा प्रवाहित होगा उच्च विभव से निम्न विभव की ओर, लेकिन सेल के अंदर जो धारा प्रवाहित होगा निम्न विभव से उच्च विभव की ओर। यानी कि परिपथ से प्रवाहित धारा आप लोग का आर है और सेल का आंतरिक प्रतिरोध आप लोग का छोटी आर है। जो भी कुछ यहाँ पर आप लोग को दिखा दिया गया है, यानी कि आंतरिक प्रतिरोध आप लोग का आर है और परिपथ का बाह्य प्रतिरोध, यानी कि परिपथ जब उस सेल से जो बाहरी चालक तार से जुड़ा हुआ है उसका प्रतिरोध आप लोग का कैपिटल आर है। यानी कि बाह्य प्रतिरोध को हम लोग कैपिटल आर लिख रहे हैं और सेल के आंतरिक प्रतिरोध को हम लोग छोटी आर लिख रहे हैं। और प्रत्येक सेल का विद्युत वाहक बल बराबर है और प्रत्येक सेल के आंतरिक प्रतिरोध बराबर है। यहाँ लिखा गया है एक सेल का विद्युत वाहक बल यदि ई है तो एन सेल का विद्युत वाहक बल एन ही हो जाएगा, क्योंकि प्रत्येक सेल के अंदर जो विद्युत वाहक बल है सबका मान क्या है, एक समान है। ठीक उसी प्रकार यहाँ लिखा गया है एक सेल का आंतरिक प्रतिरोध यदि छोटी आर है तो एन सेल का आंतरिक प्रतिरोध आपको एन इंटू आर हो जाएगा। तो अगर हम लोग पढ़े हैं कुल प्रतिरोध कहा जाएगा इस पूरे परिपथ का, यानी कि सेल के आंतरिक प्रतिरोध और बाह्य प्रतिरोध, अगर इसका कुल प्रतिरोध कहेगा तो कुल प्रतिरोध करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, हम बाह्य प्रतिरोध को आंतरिक प्रतिरोध के साथ जोड़ देते हैं या आंतरिक प्रतिरोध के साथ बाह्य प्रतिरोध को जोड़ देते हैं, तब हम लोग को निकल जाता है कुल प्रतिरोध। तो कुल प्रतिरोध के लिए आंतरिक प्रतिरोध आप लोग का कुल हो गया एन इंटू आर और बाह्य प्रतिरोध आप लोग को हो गया कैपिटल आर। तो हम लोग कुल प्रतिरोध निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, एन आर प्लस कैपिटल आर कर देते हैं, तो कुल प्रतिरोध निकल जाता है। हमें कुल प्रतिरोध क्यों निकालना पड़ रहा है, तो चूंकि हम पढ़े हैं आई बराबर फॉर्मूला ई बटा आर होता है। जैसे आप लोग को प्रथम वीडियो में बताया गया था विद्युत वाहक बल भी एक प्रकार का विभवांतर है,
यह एक प्रकार का कोई बल नहीं है। एनसीईआरटी बुक में आप लोग को क्लियर लिखा हुआ है कि विद्युत वाहक बल एक प्रकार का बल नहीं है, यह एक प्रकार का विभवांतर ही है। क्योंकि जब इसको जिस टाइम इसका खोज हुआ था तो उस टाइम इसको अध्ययन करने के दृष्टिकोण से विभवांतर विद्युत वाहक बल का दोनों का नाम यदि एक समान दिया जाता तो दोनों को अध्ययन करने में काफी कठिनाई होती। इसीलिए उस समय है जो विद्युत वाहक बल को, इस विभवांतर को विद्युत वाहक बल नाम ही रखा गया था। यानी कि कुल आंतरिक प्रतिरोध कुल प्रतिरोध आप लोग का हो गया एनआर प्लस आर, और इससे परिपथ से प्रवाहित धारा हमें आई निकालना है। तो हम लोग आई बराबर लिख सकते हैं, आई बराबर कुल विद्युत वाहक बल बटा कुल प्रतिरोध। तो कुल विद्युत वाहक बल यानी कि कुल विद्युत वाहक बल हम लोग यहाँ देख रहे हैं एन इंटू ई आया है, और कुल प्रतिरोध का मतलब हम लोग देख रहे हैं यहाँ पर कुल प्रतिरोध यहाँ लिखा हुआ है एन आर प्लस आर। तो हम लोग यहाँ पे फॉर्मूला आता है आई बराबर एन ई बटा आर प्लस एन आर। चाहे आप आर पहले कर दे चाहे बाद में कर दीजिए, यानी 2 जोड़ 6 बराबर 8 आएगा और 6 जोड़ 2 बराबर 8 आएगा। यानी कि हम लोग इस प्रकार से कर सकते हैं। इसका 2 स्पेशल केस है। एक स्पेशल केस आप लोग का केस 1 है, एक स्पेशल केस 2 है। यानी कि आर इज लेस देन, यानी लेस देन यानी कि आर का मान छोटा है छोटा है छोटा है, ये हो गया। इसको हम लोग लिख देंगे सेल का, समझने के लिए लिख दें यहाँ सेल का आंतरिक प्रतिरोध, आंतरिक प्रतिरोध। यहाँ लिख देंगे हम लोग परिपथ का बाह्य प्रतिरोध, बाह्य प्रतिरोध खाली लिख सकते हैं, परिपथ का बाह्य प्रतिरोध। यानी कि ये बाह्य प्रतिरोध हो गया, ये सेल का आंतरिक प्रतिरोध हो गया। तो यानी कि यहाँ हम लोग देख रहे हैं जिधर मुंह बंद रहता है उधर छोटा होता है, जिधर मुंह खुला होता है उधर आप लोग का बड़ा होता है। तो यदि सेल के आंतरिक प्रतिरोध का मान बाह्य प्रतिरोध से काफी कम है, काफी कम का मतलब होता है लगभग 0 के करीब। जब कम है यानी कि काफी जब कम का बात होता है तो आप लोग को ऑटोमेटिक समझ लेना है कि काफी कम का मतलब समझना है क्या, कि उसके आंतरिक प्रतिरोध का मान लगभग 0 के करीब हो जाए। जब यहाँ पर आर है जो काफी 0 हो जाएगा तो हम लोग को एक फॉर्मूला आ जाएगा यहाँ पर एन ई बटा आर प्लस एन इंटू 0। चूंकि यहाँ पर आंतरिक प्रतिरोध काफी 0 है तो इसका एक कंसेप्ट आता है आई बराबर एन ई बटा आर का। जब आप लोग को बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, ऑब्जेक्टिव में दे सकता है कि यदि सेलों के श्रेणी क्रम में जोड़ा गया हो, इन सेलों को श्रेणी क्रम में जोड़ा गया हो, उसके आंतरिक प्रतिरोध का मान 0 है, तो निम्नलिखित में प्रवाहित धारा का मान निम्नलिखित में कौन है। तो आप लोग को कंसेप्ट देख करके अगर इससे कंपेयर करेगा तो आप लोग को इसी प्रकार से फॉर्मूला टिक मारना है। अब हम लोग देखते हैं क्या चीज, अगर बाह्य प्रतिरोध का मान काफी नगण्य हो, नहीं बाह्य प्रतिरोध का मान काफी नगण्य होता है, तब आप लोग का आंतरिक प्रतिरोध का मान अधिक हो जाता है। जब आर का मान काफी 0 हो जाए, यानी कि कैपिटल आर का मान जब काफी 0 हो जाता है तो एन ई बटा एन आर फॉर्मूला आता है, एन से एन कैंसिल हो जाता है, इसका एक फॉर्मूला आता है आई बराबर ई बटा आर। यानी ये दोनों फॉर्मूला को आप लोग को वीडियो को पीछे करके 2-3 बार देखिए, 2-3 बार देखने के बाद ऑटोमेटिक समझ में आएगा। यही प्रयास करिएगा जितना भी वीडियो डलाता है वो सारा वीडियो को 1 बार 2 बार जरूर देखिए। 1 बार 2 बार देखने से ऑटोमेटिक आप लोग को कुछ न कुछ समझ में जरूर आता है। अब हम जानते हैं सेलों का समांतर क्रम समूहन। जैसे आप लोग देखिए सेलों का समानांतर क्रम समूहन क्या है, कहा जाएगा सेलों का समानांतर क्रम समूहन क्या है। जैसे आप लोग सेलों का श्रेणी क्रम समझें उसी प्रकार से सेलों का समानांतर क्रम समूहन है। इसमें क्या है, वैसा समूहन जिसमें सभी सेलों का धन ध्रुव एक साथ और तथा ऋण ध्रुव एक साथ जोड़ दिए जाते हैं, तो इस प्रकार के समूहन को समांतर क्रम समूहन कहा जाता है। जैसा कि आप लोग फिगर देखिए, एक सेल, प्रथम सेल का धन ध्रुव, दूसरे सेल का भी धन ध्रुव, तीसरे सेल का धन ध्रुव, ये सभी सेलों के धन ध्रुव को एक साथ और ऋण ध्रुव को एक साथ जब जोड़ दिया जाता है बुआ, तो इसी प्रकार के समूहन को हम लोग बोलते हैं समांतर क्रम समूहन। बाकी जैसे आप लोग पढ़े हैं फॉर्मूला प्रतिरोधों का संयोजन, उसी प्रकार से आप लोग का सब कंसेप्ट इसमें है। जैसे ये जो आप लोग देख रहे हैं इसका भी विद्युत वाहक बल ई है, इसका भी विद्युत वाहक बल ई है, इसका भी विद्युत वाहक बल ई है, तो कहा जाएगा कुल का विद्युत वाहक बल क्या होगा, तो कुल का भी विद्युत वाहक बल ई ही होता है। कहेगा ऐसा क्यों विद्युत वाहक बल ई ही क्यों होता है, तो चूंकि आप लोग पढ़े हैं, हम पढ़ाए हैं, आप लोग को याद कीजिए प्रतिरोध में पढ़ाए थे कि यदि
समझने वाली बात है आप लोग का, इस प्रकार के फिगर बनाइएगा। इसमें हम समझाने के लिए आप लोग को देखिए क्या बता रहे हैं। यहाँ हम लोग क्या देख रहे हैं, यहाँ VA माइनस VB, VA माइनस VB, VA माइनस VB, यानी कि प्रत्येक प्रतिरोध में जो विभवांतर का मान जब बराबर होता है, तो चूंकि हमने अभी आप लोग को पढ़ाया NCERT बुक में क्लियर लिखा हुआ है कि विद्युतवाहक बल एक प्रकार का विभवांतर है। जब R1 प्रतिरोध का विभवांतर पूछता है तो क्या होता था, VA माइनस VB। R2 का पूछता है तो क्या होता था, VA माइनस VB। R3 का क्या होता था, VA माइनस VB। तो जिस प्रकार से इसमें जब विभवांतर का मान एक समान होता है, ठीक उसी प्रकार आप लोग का इसमें विद्युतवाहक बल ना रहकर, सॉरी विभवांतर ना रहकर यहाँ पर विद्युतवाहक बल है। जब विद्युतवाहक बल है इसमें भी ई है, इसमें भी है, इसमें भी है, यानी तीनों में आप लोग का विद्युतवाहक बल का मान एक समान है। इसीलिए यहाँ पर विद्युतवाहक बल को आप लोग को विभवांतर मानना है। यानी कि इसका कुल विद्युतवाहक बल पूछा जाएगा तो आप लोग का ई ही होगा। तो जैसे आप देखिए यहाँ पर लिखा गया एक सेल का विद्युतवाहक बल ई है, तो n सेल का भी विद्युतवाहक बल ई ही होगा। क्योंकि जितना भी विद्युतवाहक बल जुड़ेगा समानांतर क्रम में है, और जब समानांतर क्रम में है तो n सेल यानी कि सभी सेल का विद्युतवाहक बल भी ई ही होगा। क्योंकि हम जानते हैं विभवांतर का मान एक समान है समानांतर क्रम में, ठीक उसी प्रकार से जब सेल को समानांतर क्रम में जोड़ा जाता है तो विद्युतवाहक बल का मान एक समान होता है। यहाँ पर आंतरिक प्रतिरोध देखते हैं कैपिटल R है, सॉरी स्मॉल r है, यह भी R है, दूसरे सेल का भी, तीसरे सेल का भी। इसका बाह्य प्रतिरोध आप लोग का कैपिटल R यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं। तो इसके लिए हम लोग पढ़ाएं आप लोग को कि यदि समानांतर क्रम में जुड़ा हो और सब प्रतिरोध का मान एक समान हो, तो इसके लिए कुल प्रतिरोध निकालने के लिए कुल के लिए हम लोग R' मान लेते हैं। R' इसीलिए मान रहे हैं, यहाँ पर एक बाह्य प्रतिरोध R है और कुल समतुल्य प्रतिरोध है। तो अगर R' नहीं मानेंगे तो आप लोग क्या समझेंगे, दोनों एक समान है। तो दोनों को अलग अलग समझना है। तो कुल निकालने के लिए इसका हम लोग क्या करते हैं, इसके लिए पढ़ाए तो उसमें हम लोग गुना करते हैं श्रेणी क्रम में, लेकिन इसमें हम लोग n से भाग करते हैं। तो यहाँ लिखा गया n सेल का विद्युतवाहक बल E है, एक सेल का विद्युतवाहक बल E, तो एक सेल का आंतरिक प्रतिरोध R है, तो समांतर क्रम में जुड़े n सेल का आंतरिक प्रतिरोध आप लोग का हो जाएगा R' बराबर R/n। और जब कहा जाएगा कुल प्रतिरोध, तो कुल प्रतिरोध के लिए हम लोग क्या करते हैं, R प्लस R/n। R/n इसीलिए यानी R/n जो आप लोग देख रहे हैं, R ये हो गया बाह्य प्रतिरोध, बाह्य प्रतिरोध प्लस आंतरिक प्रतिरोध। जब हम लोग बाह्य प्रतिरोध और आंतरिक प्रतिरोध को हम लोग जब जोड़ देते हैं तो निकल जाता है कुल प्रतिरोध। यानी कि जिस प्रकार से उसमें निकालने ठीक उसी प्रकार से इसमें निकाल रहे हैं। यहाँ पर कंसेप्ट लिख रहे हैं, पृष्ठ से प्रवाहित धारा I बराबर कुल विद्युत वाहक बल बटा कुल प्रतिरोध। तो कुल विद्युत वाहक बल हमने बताया आप लोग को E है और कुल प्रतिरोध आप लोग का R प्लस N/R। इसको हम लोग n R प्लस N बटा R/n देख रहे हैं। हम लोग इसमें क्या करते हैं, एक स्टेप हम यहाँ पर आगे चले गए हैं। यहाँ देखते हैं क्या, यहाँ पर हम लोग R प्लस R/n देख रहे हैं। इसमें हम लोग n को एलसीएम ले लेते हैं, n को जो एलसीएम ले लेते हैं, इसके बाद हम आप लोग को पूरा डिटेल करके दिखा देते हैं किस प्रकार से आप लोग का कंसेप्ट। यहाँ देखिए आप लोग को मेन फॉर्मूला है I बराबर E बटा R प्लस R/n। यहाँ n को हम लोग क्या किए, यहाँ पर हम लोग n को एलसीएम ले लेते हैं। जब हम लोग n को एलसीएम ले लेते हैं तो n को एलसीएम लेने के बाद हम लोग क्या करते हैं, इस n को इससे मल्टीपल करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई n इंटू R हो जाता है और प्लस 1 जो देख रहे हैं n से n कैंसिल हो जाता है, 1 इंटू R हो जाता है, यानी कि खाली R। ये जो n है जो नीचे है जो आप लोग का ऊपर चला जाता है NE बटा NR प्लस R। इसको आप लोग ऑटोमेटिक एक बार दो बार कैलकुलेशन करके देखिएगा, ऑटोमेटिक समझ में आ जाएगा। जैसे इसका एक छोटा सा कंसेप्ट देखिए, जैसे हम इसको आपको बता देते हैं। जैसे हम लोग लिखते हैं 4/5/3 लिखते हैं, इससे हम लोग क्या लिख सकते हैं, इस प्रकार से लिख सकते हैं 4/5/3। जब 4/5/3 लिख सकते हैं तो भागा को हम लोग क्या किसे बदलते हैं, गुना में, तो हो जाता है 3/5, यानी कि आ जाता है 4 तिया 12/5। ठीक उसी प्रकार से यदि यह इस प्रकार से रहेगा, जैसे देखिए यदि आपका आ गया E और बटा NR प्लस R/n, जब इस प्रकार से है तो हम लोग क्या करते हैं, E भागा NR प्लस R/n। तो भागा को हम लोग किस में बदल देंगे, गुना में, तो ये n ऊपर चला जाएगा, NR प्लस R, यानी इस प्रकार से आ गया। जैसे आप लोग यहाँ देखिए
देखिए यहाँ, यानी कि आप लोग का यहाँ आ गया है आई बराबर एन ई बटा एन आर प्लस आर। तो जिस प्रकार से हमने उसमें आप लोग को श्रेणी क्रम में 2 केस पढ़ा, ठीक उसी प्रकार से इसमें भी 2 परिस्थिति पढ़ते हैं, केस फर्स्ट और केस 2। इसमें भी जब आंतरिक प्रतिरोध का मान कम हो जाता है बाह्य प्रतिरोध से तो आर बराबर 0 हो जाता है, तो आई बराबर एन ई बटा एन आर प्लस 0। यहाँ पर 0 जो देख रहे हैं, यहाँ पर आर का मान 0 रख दिया गया है, तो 0 बाई एन 0 हो जाएगा, एन से एन कैंसिल, यानी आई बराबर ई बटा आर। हम लोग क्या देख रहे हैं दोनों के अपेक्षा कि यदि हम लोग उसमें कैपिटल आर इज लेस देन माने थे तो हम लोग इसमें क्या देख रहे थे, एन ई बाई आर आ रहा था, लेकिन यहाँ पर देख रहे हैं आई बराबर ई बटा आर आ रहा है। अब इसका यानी कि श्रेणी क्रम का ठीक उल्टा कंसेप्ट आता है समानांतर क्रम में। केस 2 में देखिए आर इज लेस देन इज आर, यानी आर का मान स्मॉल आर से काफी छोटा हो, यानी कि बाह्य प्रतिरोध का मान आंतरिक प्रतिरोध से काफी छोटा हो, यानी कि लगभग 0 के करीब हो, तो इसका एक कंसेप्ट आता है आई बराबर एन ई बटा आर। यानी कि फॉर्मूला को कंपेयर करके देखना है। ऑब्जेक्टिव में आप लोग को इस प्रकार से दे सकता है, यानी कि आप लोग को याद करने का सबसे आसान तरीका क्या है, दोनों में से कोई एक कंसेप्ट याद रखिएगा, एक कंसेप्ट याद रखिएगा, इसका अपोजिट उसमें हो जाएगा। यानी कि अगर आप लोग को कहा जाता है कि श्रेणी क्रम में जुड़ा हुआ प्रतिरोध, श्रेणी क्रम में एन सेल को जोड़ा गया है, उसके आंतरिक प्रतिरोध का मान यदि 0 है तो उससे प्रवाहित होने वाली धारा का मान क्या होगा, तो आई बराबर बोलना एन ई बटा आर। लेकिन अगर बोला जाता है समानांतर क्रम में जोड़ा गया है और उसके आंतरिक प्रतिरोध का मान 0 है तो निम्नलिखित में कौन है, तो आप लोग कंसेप्ट बोलना आई बराबर ई बटा आर है, यानी कि इसका ठीक अपोजिट हो जाता है। अब हम जानते हैं मिश्रित क्रम समूह में, यहाँ हम लोग देखते हैं मिश्रित क्रम समूहन। जिस प्रकार से हमने श्रेणी क्रम समूहन, समानांतर क्रम समूहन पढ़ा, बाकी सारा कुछ वही है इसमें मिश्रित क्रम समूहन में। कहा था मिश्रित क्रम समूहन क्या है सेलों का, तो जैसे आप लोग यहाँ देखिए सेलों का मिश्रित क्रम समूहन हाईलाइट करते हैं, इसको देखिए हाईलाइट कर दिए। तो यानी कि जब एन सेलों को श्रेणी क्रम में जोड़कर, जैसे जो देख रहे हैं एन सेलों को श्रेणी क्रम में जोड़ दिया गया है, एन सेलों को श्रेणी क्रम में जोड़कर एम पंक्ति, यानी कि एम पंक्ति, यानी कि एम एन सेल को एम पंक्ति, यानी कि इस प्रकार देखिए एम पंक्ति में जोड़ दिया गया है। एक पंक्ति ए हो गया, एक पंक्ति आप लोग का ए हो गया, एक पंक्ति आप लोग का ए हो गया। जब एम पंक्ति में एम इसलिए माना गया चूंकि एन आप लोग को पहले से मान लिया गया है, इसलिए एम पंक्ति, यानी कि एम पंक्ति का मतलब यानी कि इस प्रकार एन सेल, इसको हम लोग एम पंक्ति M1 बोलेंगे, इसको M2 बोलेंगे, इस पंक्ति को हम लोग M3 बोलेंगे। तो जब एम पंक्ति में जोड़ दिया जाता है, एम क्यों माना गया, क्योंकि सब आप लोग को एन सेल में जोड़ा गया है। जब इस प्रकार से एन मान लिया गया है तो एन जब दोबारा मानेंगे तो आप लोग को समझने में कंफ्यूजन रहेगा। तो कंफ्यूजन को दूर करने के लिए हम लोग क्या कर रहे हैं कि एन जब प्रत्येक जो एम मान लिया गया है, तो यानी कि जब एन सेल को श्रेणी क्रम में जोड़कर एम पंक्ति को समानांतर क्रम में जोड़ा जाता है, तभी सामूहिक रूप को हम लोग सेलों का मिश्रित क्रम समूहन कहते हैं। परिभाषा बड़ा सिंपल है जिससे आप आसानी से समझ सकते हैं। तो जैसे आप देखिए एक सेल का विद्युत वाहक बल आप लोग का ए है, तो श्रेणी क्रम में एन सेलों का विद्युत वाहक बल आप लोग का एन, यानी कि जिस प्रकार से हमने वहां पर आप लोग को बताया कि जैसे कि एक सेल का विद्युत वाहक, एक सेल के आंतरिक प्रतिरोध आर था, तो पूरा के लिए हम लोग श्रेणी क्रम के लिए बताए थे एन इंटू आर। ए का ई है तो इसको हो गया एन इंटू ई, इसका भी हो जाएगा एन इंटू ई, इसका भी हो जाएगा एन इंटू ई, और सब समानांतर क्रम में जोड़ दिया गया है। यह भी समानांतर क्रम में है, यह भी समानांतर क्रम में है, यह भी समानांतर क्रम में है। तो यहाँ लिखा गया समांतर क्रम में एम पंक्तियों का कुल विद्युत वाहक बल। तो जब कुल विद्युत वाहक बल मैंने आप लोग को पढ़ाया, विद्युत वाहक बल का मतलब समझना विभवांतर होता है। तो विभवांतर का मान इसका भी बराबर होगा, इसका भी बराबर होगा और इसका भी बराबर होगा, यानी कि तीनों ही स्थितियों में विद्युत वाहक बल का मान जब एक समान होता है, विद्युत वाहक बल का मान एक समान इसीलिए हो रहा है क्योंकि हमने आप लोग को बताया है कि विद्युत वाहक बल एक प्रकार का विभवांतर है, यह एक प्रकार का बल नहीं है। यानी कि इसका विद्युत वाहक बल ई एन ई, इसका विद्युत वाहक बल एन ई, इसका विद्युत वाहक बल एन ई। चूंकि आप लोग कहिएगा सर समानांतर क्रम में ई माने थे, इसमें आप एन ई क्यों मान रहे हैं, तो रीजन यह है कि आप लोग का इसमें ई इस प्रकार का श्रेणी क्रम में एन ई जुड़ा गया है, इसलिए इसको हम लोग एन ई मान रहे हैं। अब हम लोग क्या देखते हैं, एक सेल का आंतरिक प्रतिरोध श्रेणी क्रम में एन सेलों का आंतरिक प्रतिरोध आप लोग का एन आर हो गया,
यानी कि इसको आंतरिक प्रतिरोध हम लोग देख रहे हैं NR हो गया। उसी प्रकार के समांतर क्रम में M पंक्ति जोड़ा गया है, तो M पंक्ति का कुल प्रतिरोध हम लोग R' मान रहे हैं। जैसे कि हम आप लोगों को बताएं R' इसलिए मानते हैं कि यहाँ पर बाह्य प्रतिरोध के रूप में हम लोग R मानते हैं। तो हम लोग जब R मानते हैं, हम दोनों को जब R मान लेंगे तो दोनों आप लोग का टकराने लगेगा। जब टकराने लगेगा तो आप लोग को समझने में दिक्कत होगी, तो इसीलिए दिक्कत को दूर करने के लिए हम लोग R' मान लेते हैं। तो 1/R' हो गया 1/NR 1/NR 1/NR। इसी प्रकार से M पंक्ति है, तो आप लोग को उल्टा करके हमने बताया आप लोग को, जब हम लोग उसमें N से गुना करते थे श्रेणी क्रम में, तो हम लोग इसमें N से गुना भागा करेंगे। तो यहाँ पर हम लोग M पंक्ति है तो M से यहाँ पर भागा कर देते हैं। जैसे आप लोग यहाँ देखिए, इस प्रकार से जब एक गो प्रतिरोध जुड़ा होता था R, तो हम लोग लिखते थे R के लिए क्या लिखते थे R/N। लेकिन जब आप लोग को समानांतर क्रम में NE मानल गया तो NE को हम लोग क्या माने, M माने हैं। NR तो ऑटोमेटिक है, यहाँ पर M मानल गया है। नहीं, आप लोग 2 बार 3 बार ऑटोमेटिक लिख करके समझ सकते हैं। आप देखते हैं कुल प्रतिरोध, कुल प्रतिरोध निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं R+NR/M, कुल प्रतिरोध निकाल दिए। ठीक उसी प्रकार से हम लोग देखते हैं आता है परिपथ से प्रवाहित धारा I और कुल विद्युत वाहक बल बटा कुल प्रतिरोध। तो कुल विद्युत वाहक बल बटा कुल प्रतिरोध निकाल दिए। और चूंकि कुल विद्युत वाहक बल हमको मालूम है NE होता है, और कुल प्रतिरोध आप लोग को नीचे यहाँ पर बता दिया गया कुल प्रतिरोध, तो हम लोग लिख दिए I = NE बटा R+NR/M। हम लोग ठीक उसी प्रकार से हमने आप लोग को बताया M को एलसीएम लेंगे तो M × R हो जाएगा, और M से M तो कैंसिल हो जाएगा, तो NR खाली बच जाएगा। M है जो ऊपर चला जाएगा M × E। तो हम लोग क्या देख रहे हैं, धारा I का मान अधिकतम होने के लिए, तो चूंकि देखिए अगर नीचे वाला है, अगर नीचे वाला का मान बढ़ाएंगे तो I का मान घटेगा, और इसका मान घटाएंगे तो इसका मान बढ़ेगा। तो धारा I का मान अधिकतम करने के लिए MR+NR का मान न्यूनतम होना चाहिए। यानी कि व्युत्क्रम है, उल्टा है, यानी कि MR+NR का मतलब हो जाता है कि सेल के बाह्य प्रतिरोध का मान और सेल के कुल आंतरिक प्रतिरोध का मान जितना अत्यधिक हम लोग बढ़ाएंगे उतना ही धारा का मान है जो घटेगा। अगर हम लोग को अधिकतम धारा का मान करना है तो इसके मान को न्यूनतम करना होगा। हम आप लोग से एक छोटा सा रिक्वेस्ट करते हैं, वीडियो जरा कुछ हार्ड जैसा अनुभव होगा क्योंकि ये सेल है, एक नया टॉपिक है 12th बच्चा के लिए। तो आप लोग इस वीडियो को 2 से 3 बार हमेशा देखिए। 2 से 3 बार देखते देखते ऑटोमेटिक आप लोग को खुद ब खुद समझ में आ जाएगा। वीडियो को 2-3 बार देखने का प्रयास जरूर करें।